हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सब्जेक्ट जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी टू 1200 सेंचुरी, मतलब भारत का इतिहास 300 से लेकर 1200 ईस्वी तक। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के हमने 5 क्वेश्चन पेपर जो कि अवेलेबल थे उनको हमने निकाला है। उन क्वेश्चन पेपर में से हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके इस साल के पेपर में आना है, उनका 100% चांसेस है। ठीक है, मतलब जो आपका जून जुलाई में जो एग्जाम होगा इस सब्जेक्ट का, उसमें ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% आएंगे ही आएंगे। तो आप इस तैयारी से इन क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी। तो चैनल जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो पिछले 5 बार में रिपीट हुए ही हुए हैं। ठीक है, तो इस साल भी उनके रिपीट होने के चांसेस 100% है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेम, या फिर हल्की सी लैंग्वेज को चेंज करके पूछा जा सकता है। दूसरी बात कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए कि लिखना क्या है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद हम जल्द से जल्द वो वाली वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिसमें हमने आंसर के बारे में आपको एक्सप्लेन करा होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग से रिलेटेड वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो बनता है आपका, डिस्कस हर्ष हर्ष या हर्षा या फिर हर्षवर्धन की जो लाइफ थी उसकी अचीवमेंट, एक्सटेंड ऑफ किंगडम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में। ठीक है, मतलब कि हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में, उन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त करी थी, राज्य का विस्तार और प्रशासनिक नीतियों के बारे में। ये क्वेश्चन आपका पिछले 5 के 5 क्वेश्चन पेपर में आया है। समझ सकते हैं, 5 के 5 क्वेश्चन पेपर का मतलब है कि जब एग्जाम होगा आपका इस साल तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, किस तरीके से पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। कि भाई हर्ष के जीवन की उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए, निबंध लिखने के लिए कह दिया गया। ठीक है, या फिर हर्ष के राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। हर्ष के राज्य की सीमाओं का वर्णन और उनकी प्रशासनिक नीतियों का मूल्यांकन करें। यहाँ पे आपको उनकी राज्य की जो सीमाएं थी उनके बारे में बात करनी है, और जो प्रशासनिक नीतियां थी भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, उसके बारे में बात करनी है। या फिर हर्षवर्धन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, या फिर हर्षवर्धन की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, और कैसे आएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन जो है उनके जीवन काल के बारे में बता दीजिए और उनकी उपलब्धियों के बारे में बता दीजिए। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई उनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में बता दीजिए और उनके जीवन के बारे में बता दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रशासनिक नीति और जो जीवन में उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त करी है, अचीवमेंट करी है, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ये भी आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। क्या पूछा है कि भाई डिस्कस द पल्लवा डायनेस्टी, इट्स अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। मतलब जो पल्लव वंश था उसकी क्या उपलब्धियां थी। ठीक है, कला या वास्तुकला में उन्होंने क्या योगदान दिया है, और ऐतिहासिक महत्व क्या है उस चीज का आपको योगदान है। 5 बार रिपीट हुआ है, 5 बार आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया, पल्लव कौन था, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान का आपको क्या करना, वर्णन करना है। या फिर पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में बात करने को कहा गया है। या फिर पल्लव वंश का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहाँ पे आपको पल्लव वंश के बारे में ना थोड़े शब्दों में बताना है। इसकी जो थी ऐतिहासिक महत्ता को स्पष्ट कीजिए, और दक्षिण भारत वास्तुकला में इसके योगदान के ऊपर भी आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। फिर आपसे पूछा गया था कि पल्लव के अधीन कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास का पुनरीक्षण कीजिए। और लास्ट में आपसे पूछा गया कि पल्लव शासकों की उपलब्धि और पुनरीक्षण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई पल्लव वंश कौन था, उसकी क्या उपलब्धियां थी, और उन्होंने शासन व्यवस्था जो चलाई थी वो कैसी थी। और लास्ट कि भाई कला और जो आप कह सकते हैं कि वास्तुकला है उसमें उन्होंने अपना क्या रोल प्ले करा था, क्या योगदान दिया था, आपको ये बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बनता है यहाँ पे, इसमें किस बारे में पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको 100% चांसेस कह रहा हूँ कि इस बार रिपीट हो सकता है। कि भाई पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष पर चर्चा करें। इसमें इसके कारण, चरण और उत्तर भारत पे इसके क्या प्रभाव पड़े थे, आपको ये भी आगे बताना है। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार या फिर पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसके ऊपर आपको पूरा पूरा एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। अगले में आपसे पूछा गया है कि पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसको 4 प्रमुख चरणों पर प्रकाश डालते हुए उनके कारण भी बताइए। ठीक है, मतलब जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, जो स्ट्रगल हुआ था इन तीनों के बीच में, तो उसमें भाई 4 महत्वपूर्ण क्या चरण थे वो बताने हैं, और कारण क्या था ये सब होने का आपको ये भी बताना है। ठीक है, सेम आपसे यहाँ पे भी इस तरीके से पूछ लिया गया कि भाई क्या है
कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उनकी प्रतिद्वंदता ने जो भारत है, उत्तर भारत है, ठीक है, उत्तर भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया, आपको ये भी बताना है। क्योंकि भाई जब संघर्ष चल रहा था तो संघर्ष के कारण क्या हुआ भाई, पॉलिटिकली हो गया, जो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से चीजों में काफी सारे चेंजेस आए थे, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। या फिर उत्तर भारत में राजनीतिक सर्वोच्च के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का परीक्षण कीजिए। और लास्ट में आता है कन्नौज पर राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच में संघर्ष के आपको विवेचना करनी है। तो ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 बनता है, जो कि है चौल प्रशासन, उसकी प्रमुख अभिलक्षण, स्वरूप और मूल्यांकन के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन आपका 5 टाइम रिपीटेड हो चुका है। यहाँ पे पहली बार में क्या पूछा गया था, चौल प्रशासन व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अगले में पूछा गया चौल राज्य एवं प्रशासन के स्वरूपों का मूल्यांकन कीजिए। फिर आपसे पूछ लिया गया था कि चौल राज्य की प्रकृति और उसके प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, प्रशासन के रूप का या प्रशासन का मूल्यांकन आपका बार बार आ रहा है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रशासन वाला, ठीक है। अगला आता है कि भाई चौल प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अभिलक्षण वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी आपसे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस थी उसके बारे में बात करी गई है। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है कि भाई चौल वंश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी वो कैसी थी, उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके जानी है, और आप लोग अपना आंसर जो है इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति पर चर्चा करें जिसमें विभिन्न सिद्धांत शामिल हो, ठीक है। 5 बार आपका रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, ओरिजिन ऑफ राजपूत इंक्लूडिंग वेरियस थ्योरी, जो अलग अलग प्रकार की थ्योरीज थी उनके बारे में भी आपको बताना है। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो सिद्धांत है उनका बात करिए। राजपूतों की उत्पत्ति आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। फिर आपको टॉपिक दे दिया राजपूतों की उत्पत्ति, सीधा शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया गया। फिर आपसे एक बार बड़े और में पूछा गया कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का आपको क्या करना, वर्णन करना है। तो ये हो जाता है। और एक बार और आया था कि राजपूत के उदय से संबंधित अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत है वो क्या है। तो इंपॉर्टेंट है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है एक बार, ताकि आप लोग इजिली आंसर राइटिंग कर पाए। अब मैंने वो क्वेश्चन आपको बता दिया जो 5 बार रिपीट हुआ था। अब हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके रिपीट हुए हैं बट ज्यादा टाइम रिपीट नहीं हुए, तो उनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइम 2 टाइम वाले भी हैं। पहला आता है कि भाई समुद्रगुप्त की उपलब्धियां और विजयों पर चर्चा करें, विशेषकर इलाहाबाद प्रशासित के आधार पर, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करी गई है। भाई इलाहाबाद प्रशासित के आधार पर विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का क्या करना, मूल्यांकन आपको करना है। ये हो जाता है। फिर समुद्रगुप्त की उपलब्धि, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, टॉपिक दे दिया और कहा गया कि इस टॉपिक के ऊपर लिखो। या फिर उपलब्ध सत्ताओं के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या करनी है, आपको बतानी है। समुद्रगुप्त के नीचे जितनी भी सत्ता व्यवस्था आती थी उसके आधार पर आपको ये बताना है कि समुद्रगुप्त अपने टाइम में कितना आगे जा चुका था, ठीक है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ जाता है, जो कि है गुप्त प्रशासन और इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समुद्रगुप्त, गुप्त प्रशासन, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके ज्यादा बार रिपीट नहीं हुए हैं, पर उनके आने के चांसेस इस साल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। गुप्त प्रशासन के ऊपर एक निबंध लिखिए। गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषताएं बताइए। गुप्त काल के दौरान राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्थाओं का विश्लेषण आपको करना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है कि भाई गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त काल के बाद का जो समय था, मतलब गुप्त काल खत्म हो चुका है उसके बाद के टाइम बात करें तो गुप्तोत्तर काल पर चर्चा करें जिसमें समाज और अर्थव्यवस्था में नई जो है प्रवृत्तियां शामिल थी, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपके 3 बार पूछ लिया गया। वही गुप्तोत्तर काल में समाज एवं जो आर्थिक क्षेत्रों में नई प्रवृत्तियों का उदय का परीक्षण आपको करना है। गुप्तोत्तर काल में समाज में हुए परिवर्तन का मूल्यांकन कीजिए। जाति व्यवस्था पर धार्मिक जाति व्यवस्था पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास के प्रभाव पड़े थे, महिलाओं की स्थिति और क्षेत्रीय पहचान के ऊपर भी आपको चर्चा करनी है। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के बाद का जो समय था उसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आई नई प्रवृत्तियों का उदय परीक्षण कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि भाई टाइम है कितना, 300 से 1200 ईस्वी के इतिहास का पुनर्गठन के लिए उपलब्ध स्रोतों पर चर्चा कीजिए। मतलब अगर आपको 300 से 1200 ईस्वी के बारे में इतिहास पढ़ना है, ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आप यूज करेंगे हिस्ट्री के सेक्टर में, ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, इजिली आप ये पता लगा पाए कि ये कितना पुराना है और बाकी सारी चीजें, ठीक है। इतिहास गठन के लिए उपलब्ध जो स्रोत है उन स्रोतों की आपको यहाँ पे बात करनी है। अपने अध्ययन काल
के इतिहास के पुनर्गठन हेतु उपलब्ध विभिन्न स्रोतों का परीक्षण कीजिए। मतलब आपको टाइमलाइन दिया गया है ये, तो अगर आपको इस टाइमलाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको कौन-कौन से जो सोर्सेस है वो लगेंगे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं, और कौन-कौन से मिले हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? भई 300 से 1200 ईस्वी के मध्य भारत के इतिहास के पुनर्गठन हेतु जो भी स्रोत मिले हैं उनके बारे में बात करनी है। या फिर अगला क्वेश्चन आता है 5, गुप्त काल के सांस्कृतिक विकास के ऊपर आपको चर्चा करनी है। गुप्त काल के सांस्कृतिक विकास पर चर्चा के मतलब निबंध लिखिए, या फिर गुप्तकालीन सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को आपको विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है चालुक्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है? किसके ऊपर? चालुक्य के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी। ये क्वेश्चन 3 बार आया है, इस बार भी आपका शॉर्ट नोट में रिपीट हो सकता है, तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वकाटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है? वकाटक प्रशासन या फिर वकाटक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब देखिए, अब मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया जो कि रिपीट हुए थे, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट नहीं हुए, बट इस साल आने के चांसेस इनके भी अच्छे खासे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन बन रहा है कुछ हिसाब से, तो उसको इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपके यहाँ पे है, सारे के सारे शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है? इनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ताकि आपको शॉर्ट नोट का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत ना हो। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी जो कंप्लीट वीडियो है खत्म होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट होने का। ठीक है? आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होइए और अपने डाउट पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।